तो पूरा चुनाव अब वो वोट जिहाद करने पर उनका फोकस है, और आप सबने देखा कि किस तरह से महाविनाश आघाड़ी के समर्थन में मालेगांव में बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर उनके परिचय पत्रों का दुरुपयोग करके वोट जिहाद के लिए 125 करोड़ रुपयों की राशि हवाला के माध्यम से विविध खातों में लाई गई, और जिस दिन खाते में पैसा आया उस दिन पैसा निकालकर वोट जिहाद के लिए उसका दुरुपयोग किया जाने का निश्चय किया गया। और जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने वोट जिहाद की इस घटना के खिलाफ कार्रवाई की है, उससे सारे वोट जिहादी जो हैं वो बिलबिलाए हुए। धन्यवाद चंदन जी, हमारे मित्र संजय पाठक जी, सॉरी अजय पाठक जी, आदरणीय संजय सिन्हा जी, आदरणीय नीतीश सिंह जी। मैं सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा के पावन स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज भगवान बिरसा मुंडा की जो है 150वीं जयंती प्रारंभ हो रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में संस्थापित करके समग्र जनजातीय विश्व के गौरव को बढ़ाने का कार्य किया है। और यह क्या सुखद संयोग है कि जब भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, तब भारत की राष्ट्रपति के रूप में जनजातीय समाज की एक महिला आदरणीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति हैं, इस देश की प्रथम नागरिक हैं। तो मैं भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में उनकी पावन स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है और गुरु नानक देव के प्रकाश का 555वां प्रकाश पर्व है, तो मैं उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको प्रदान करता हूं। उनके प्रकाश पर्व की अनंत मंगल कामनाएं। मित्रों, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का अंतिम चरण प्रारंभ हो गया है। कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रचार सभाओं की अंतिम सभा का भी समापन मुंबई के शिवाजी पार्क के उनके विशाल जनसभा के साथ समाप्त हुआ। और हर कोई देख रहा है कि इस चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास कुल मिलाकर क्या है तो रोना है। एक रोना है कि हमारी पार्टी का विभाजन कर दिया गया। उद्धव ठाकरे कहते हैं हमारी पार्टी विभाजित हो गई। शरद पवार जी का रोना हमारी पार्टी विभाजित हो गई। दूसरा रोना उनका 2-3 दिन से चालू हुआ है कि निर्वाचन आयोग हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर ले रहा है। इसके रोने के अलावा विपक्ष 2.5 वर्षों तक उनका भी शासनकाल रहा है, महाविनाश आघाड़ी का भी शासनकाल रहा है। वो यह पता पाने में बिल्कुल नाकामयाब है कि उन 2.5 वर्षों में खिचड़ी घोटाला, कोरोना घोटाला, कोरोना किट घोटाला, कोरोना औषधि घोटाला, इसके अलावा उन्होंने 2.5 वर्षों के कार्यकाल में किया क्या? अब चुनाव किस तरफ ले जा रहे हैं वो? जब उनके ध्यान में आ गया कि अब चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति का जो विकास कार्य है, जिस गति से महाराष्ट्र को विकसित किया गया, जिस तरह से महाराष्ट्र को पूरे देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की 52% लाने की सफलता, जिस तरह से विदर्भ समेत पूरे महाराष्ट्र का विकास हुआ है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह पैदा खड़ा करने की उनकी कुवत नहीं है। तो कर क्या रहे हैं? तो पूरा चुनाव अब वो वोट जिहाद करने पर
उनका फोकस है। उनका फोकस है, और आप सबने देखा कि किस तरह से महाविनाश आघाड़ी के समर्थन में मालेगांव में बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर उनके परिचय पत्रों का दुरुपयोग करके वोट जिहाद के लिए 125 करोड़ रुपयों की राशि हवाला के माध्यम से विविध खातों में लाई गई, और जिस दिन खाते में पैसा आया उस दिन पैसा निकालकर वोट जिहाद के लिए उसका दुरुपयोग किया जाने का निश्चय किया गया। और जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने वोट जिहाद की इस घटना के खिलाफ कार्रवाई की है, उससे सारे वोट जिहादी जो हैं वो बिलबिलाए हुए हैं। दूसरा, आपने देखा कि किस तरह से उलमा काउंसिल ने 17 सूत्रीय मांग किस तरह से महाविनाश आघाड़ी के समक्ष रखी, और उस मांग को एक प्रकार से स्वीकार करके, क्योंकि किसी ने इस क्षण तक उलमा काउंसिल की उस मांग को अस्वीकार करने का साहस नहीं दिखाया है। अप्रत्यक्ष रूप से महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उस पत्र को स्वीकार करके उनकी मांगों को स्वीकार करने की दिशा में सहमति दिखाने का संकेत दिया है। अब उसमें है क्या? तो उस मांग पत्र में दो भयंकर बिंदु हैं। एक बिंदु उनका है कि जो भी मुस्लिम अभियुक्त 2012 के बाद जेलों में बंद हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, यानी कोई कोर्ट में उसकी कार्रवाई नहीं होगी। अब जो है वोट जिहाद के दबाव में, उलमा के दबाव में दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोग, छोटा शकील गिरोह के लोग, जिहादी संगठनों के लोग जो अभियुक्त जेलों में हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। भारत इस तरह के जिहाद को कभी मंजूर नहीं कर सकता। दूसरी मांग उनकी क्या है? दूसरी मांग उनकी है कि अनुसूचित जाति जनजाति और जो पिछड़े हैं उनके कोटे में से 10% आरक्षण वो मुसलमानों को दे दिया जाए। इस देश की संविधान सभा में बाकायदा प्रस्ताव लाया गया था कि मजहब के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने एक स्वर में कहा था कि इस देश में मजहब धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 1919 में मजहब के आधार पर आरक्षण देकर अलग जिस तरह से निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे, उसी का परिणाम कालांतर में इस देश के विभाजन के रूप में हुआ। पाकिस्तान बटा, कालांतर में बांग्लादेश बना। तो इस देश को विभाजन की विभीषिका को झेलने के लिए फिर से मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिए हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। ये संविधान सभा का निर्णय है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का निर्णय है। लेकिन उस निर्णय से आगे बढ़कर अब रिजर्वेशन जिहाद शुरू होने वाला है। अगर उलमा काउंसिल की इन मांगों को महाविनाश आघाड़ी स्वीकारती है, जो स्वीकारने का संकेत दे चुकी है, तो ये रिजर्वेशन जिहाद शुरू होगा। पहले इस देश में टेररिस्टों का जिहाद शुरू हुआ, फिर लॉ जिहाद हुआ, फिर वक्फ बोर्ड की तरह लैंड जिहाद हुआ, वोट जिहाद हुआ। अब रिजर्वेशन जिहाद की तरफ बढ़ने वाले साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं। और ये ध्यान रखें कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक भी सिपाही है, तब तक इस देश में धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर आरक्षण किसी को नहीं देने दिया जाएगा। हम रिजर्वेशन जिहाद सफल नहीं होने देंगे।
ये हमारा निश्चय है। और इसी तरह से लैंड जिहाद को खत्म करने के लिए जिस तरह से वक्फ बोर्ड का कानून बनाकर 2013 के बाद कर्नाटक में किसानों की भूमि जो है वो वक्फ बोर्ड कब्जा कर ले रही है। तमिलनाडु में जब इस्लाम का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय का जो मंदिर है उस मंदिर को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने का जो षड्यंत्र रचा गया, जब ये निश्चित है कि इस तरह के लैंड जिहाद को भी खत्म करने के लिए आने वाले संसद के अधिवेशन में, संसद के आगामी अधिवेशन में वक्फ बिल के संशोधन का विधेयक पारित करके लैंड जिहाद को खत्म किया जाएगा। एक तरफ इनका जो है वोट जिहाद है, लैंड जिहाद है, इनका रिजर्वेशन जिहाद की तैयारी है, तो दूसरी तरफ जो है आप लोग भूले नहीं होंगे किस तरह से कर्नाटक में गणेश जी की मूर्ति को जेल में भेज दिया था इन्होंने। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को कर्नाटक की फासिस्ट कांग्रेस सरकार ने जेल भेजने का काम किया। और तेलंगाना में देवी जी की मूर्ति को तोड़ने वालों के समर्थन में जो हिंदू प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें बर्बरता के साथ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार की पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया। लेकिन ध्यान रहे कि इससे हिंदू अब डिगने वाला नहीं है। हमारा जो सनातन धर्मी है वो बिल्कुल डिगने वाला नहीं है। और आए दिन इनका जो बगल बच्चा है इंडी अलायंस का, महाविनाश आघाड़ी का, असदुद्दीन ओवैसी, वो आजकल जब भी महाराष्ट्र की धरती पर आता है तो 15 मिनट वाली धमकी देता है। ओवैसी याद रखो, आपकी 15 पीढ़ियां भी उतर जाएंगी तब भी महाराष्ट्र के छत्रपति शिवराय की हिंदवी स्वराज की इस पुण्य भूमि को पापी औरंगिया की जागीर हम नहीं बनने देंगे। ये ध्यान रखना ओवैसी, 15 मिनट की क्या बात करते हो, आपकी 15 पीढ़ियां भी उतर आएंगी तब भी ये संभव नहीं है। अब तो हिंदुत्व का डंका विश्व भर में बज रहा है, वॉशिंगटन तक हिंदुत्व का डंका बज रहा है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप के भावी सरकार ने घोषणा की है कि तुलसी गबार्ड जो है वो अमेरिका की इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ होंगी। और तुलसी गबार्ड कौन है? जो हमेशा अपने हाथ में गीता रखती हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता रखने वाली तुलसी गबार्ड अब वॉशिंगटन में इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ हो रही है। इसलिए जो है ये ध्यान रखें, जो ये सोचते हैं कि हम 15 मिनट की धमकी देकर, धमकाइयां चमकाइयां करके महाराष्ट्र को, भारत को, समग्र हिंदवी समाज को धमकाने का जो प्रयास करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अब हमारा डंका ब्रिटेन और अमेरिका तक बज रहा है। तो कृपा करके समय रहते वो सुधर जाएं और जो है राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर हम जिस तरह से महाराष्ट्र को, जैसे विश्व में 2045 तक भारत को महाशक्ति बनाने का संकल्प है, उसी तरह से महाराष्ट्र को इस देश का नंबर 1 राज्य बनाने का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति का संकल्प है। और $500 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, इसको बनाया जा चुका है। हम $1 ट्रिलियन की, सबसे पहले $1 ट्रिलियन का स्टेट महाराष्ट्र को बनाने का संकल्प आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और आदरणीय एकनाथ शिंदे की सरकार ने लिया है। महायुति का यह संकल्प है और इस संकल्प को हम साकार करेंगे। आप सबको ध्यान ही होगा कि आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में किस तरह से विदर्भ में बीते कुछ वर्षों में कैसे विकास की गंगा प्रवाहित हुई है। आज बीते 10 वर्षों में विदर्भ में 8 नई यूनिवर्सिटी खुली, IIT, IIM,
ट्रिपल आईटी, एम्स, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेट्रो, हर तरह का काम जो है विकास का विदर्भ में दिखाई देता है। जिस विदर्भ को हमेशा कांग्रेस की सरकारों ने सौतेला व्यवहार रखा, उस विदर्भ को जिस तरह का समृद्धि महामार्ग से मुंबई से जोड़ा गया, यह सब कांग्रेस के कार्यकाल में 11 वर्षों में सिर्फ मेट्रो की 11 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछी थी। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज 364 किलोमीटर मेट्रो संचालित हो रही है। तो दोनों के राज्यों में शासनकाल में गति और प्रगति कितनी तेज है हर कोई समझ सकता है। शेषगत आपको हमारे विविध वक्ताओं ने विविध समय पर आपको विकास कार्यों की जानकारी दी है। आप सबके माध्यम से विदर्भ की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को यही संकेत है, यही संदेश है कि आप जो है इस महाराष्ट्र को देश का सबसे अव्वल राज्य और इस देश को सबसे शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को प्रचंड मतों से विजयी बनाने का संकल्प सिद्ध करें। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो सादर आमंत्रित है। अर्जुन खजूरिया डिजिटल रिपोर्टर से अभी आपने जो वक्फ बोर्ड की बात की, इससे जुड़े हुए दो पहलू इस समय सामने आ रहे हैं। तो जेपीसी की भी अभी इस तक पूरी तैयारी चल रही है। पहला ये कि कुछ लोगों का कहना है कि अगर इसमें इतने फ्लॉज जैसा देखे जा रहे हैं तो इसको चेंजेस की बजाय इसको खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता। और दूसरी तरफ जो हमारे साधु संत हैं वो एक सनातन बोर्ड की भी मांग कर रहे हैं। इसको लेकर देश भर में कई मुहिम भी शुरू होने वाली है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जो संशोधन है उसकी खामियों को खत्म करके उसको सम्यक कानून बनाने का काम करेगा। और सनातन बोर्ड की मांग भी देखिए, हमारे बहुत सारे टेम्पल और ट्रस्ट जो हैं वो चल रहे हैं। तो सनातन बोर्ड की मांग भी जो है, जो साधु संतों ने की है, उस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है। कुमार शुक्ला जी, मैं अनिल सबवानी, राष्ट्रीय मुख्य संपादक, अच्छी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि ओवैसी जी 15 मिनट की बात हर बार हर इसमें कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि अभी जो नैरेटिव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री द्वारा बटेंगे तो कटेंगे, ये बार बार दोहराया जा रहा है, और माननीय मोदी जी के द्वारा एक है तो सेफ है की बात कही जा रही है। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे के नारे का अगली पंक्ति यही है कि हम एक हैं तो नेक हैं, और आदरणीय मोदी जी भी यही कह रहे हैं, हम एक हैं तो सेफ हैं। भारत के जो संविधान है ना, उसका प्राकथन, उसका जो प्रीएम्बल है, उसके प्रीएम्बल में भी यही कहा गया है कि हम सबको एक रहना है, भाषा, प्रांत, धर्म सबके ऊपर उठकर। तो एक होने की बात करने पे किसी को क्या पीड़ा है? बांटना क्यों चाहते हैं इस देश को? ओवैसी जी, कांग्रेस के नेता इस देश को बांटने पर क्यों इतना आमद है? आपने जब प्राइमरी की पढ़ाई की होगी तो प्राइमरी की पढ़ाई में भी ये कहा गया था कि इतिहास जब शुरू किया गया पढ़ाना तो कहा गया कि अंग्रेजों ने बांटो और राज करो किया था, याद है ना आपको? फूट डालो राज करो, फूट डालो बांटो, फूट डालो और राज करो। तो फूट डालो बांटो एक ही बात है। तो ये अंग्रेजों की तरह काले अंग्रेज क्यों बनना चाहते हैं? तो हमारा सवाल है। इसी घोषणा को आप ही के नेता मुंडे और अशोक चौहान ने विरोध किया है कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कालांतर में उनकी भी समझ में आएगा। समझ समय का फेर है, समझ में सबको आएगा। यही घोषणा जो है भारत की एकता की घोषणा है। दूसरा सवाल ऐसा है कि आपकी पार्टी के नेता जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने किसान को गालियां दी और 2 दिन पहले कार्यकर्ता को उन्होंने 1 लाख से मारा है। क्या वो प्रचार में है या नहीं है? किसान को गालियां भी नहीं दी। और पहली बात यह कि जो लाभप्रद कार्यकर्ता खुद का हमद का जो है बयान आया है कि उन दोनों का एक दूसरे से जो बहुत अच्छा संबंध है, वो एक दूसरे से हास्य प्रयास कर रहे थे। और क्यों नहीं रहेंगे? हमारे प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। अरे भाई, किसानों को जो है, अभी कांग्रेस के एक नेता ने कहा, पूर्व विधायक हैं, आपको नाम भी ध्यान होगा, उन्होंने कहा कि किसान इसलिए आत्महत्या करते हैं कि उनको नशे की आदत होती है। तो ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। शुक्ला जी, आपने महायुति सरकार के द्वारा किए गए महाराष्ट्र में विकास कार्य, नागपुर में विकास कार्य आपको देना है। दूसरी तरफ विरोधी पक्ष बोल रहा है कि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है और यहाँ पर जो उद्योग थे वो यहाँ से उद्योग ट्रांसफर करके गुजरात ले जाएंगे। कोई उद्योग यहाँ से गुजरात महायुति के कार्यकाल में नहीं गया, एक भी नहीं गया। जो एयरबस विदर्भ के लिए लाने के लिए देवेंद्र जी ने
2014 से 2019 में प्रयास किया था। 2021 में देवेंद्र जी ने इसको स्पष्टता से बताया है कि 2021 में जब वो उद्योग एयरबस वालों को 2019 से 21 तक किसी प्रकार का बारंबार उनके प्रयास के बावजूद उद्धव ठाकरे की सरकार ने उनको कोई मदद करने के लिए आश्वस्त नहीं किया, और तब विरोधी पक्ष नेता रहते हुए भी देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री से प्रयास किया कि ये एयरबस की परियोजना यहां से जाने ना पाए, तब वो जाने देने के लिए आमादा थे। जब आप जो वातावरण पैदा ही नहीं करेंगे, और आपको तो ध्यान होगा कि इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर पर मुख्यमंत्री के परम प्रिय अधिकारी सचिन वाजे ने बारूद रख दिया था। जब आप उद्योगपतियों के घर पर बारूद रखवाएंगे तो उद्यमिता का माहौल होगा क्या? तो महायुति के कार्यकाल में 1 रुपए का उद्योग महाराष्ट्र के बाहर नहीं गया, बल्कि अगर पूरे देश की 52% FDI अगर महाराष्ट्र आई है तो इस बात का संकेत है कि उद्यमिता बढ़ी, और पर कैपिटा इनकम में भी 2019 से 21 के बीच में नीचे गई थी, 2022, 23, 23, 24 से बढ़ी है। शुक्ला जी, मेरा एक सवाल है। मैं विजय गावाडे, लोकवाहिनी न्यूज। मुझे एक बात बताइए, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पटवारी, उन्होंने कहा कि मोदी जी झूठ की गारंटी देते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में 5 गारंटियां दी थी, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाए। आज एक भी उनकी गारंटी पूरी नहीं हुई। हमारी सारी गारंटियां पूरी होती हैं। झूठ की गारंटी कांग्रेस की है। तेलंगाना में उन्होंने गारंटी दी थी कि हम 1 तोला सोना हर महिला को देंगे, नहीं दिया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में गारंटी दी थी कि 1,500 जो है बहनों के खाते में डालेंगे, किसी बहन के खाते में नहीं डाला। उनकी हिमाचल में गारंटी फेल हुई, उनकी कर्नाटक में गारंटी फेल हुई, उनकी तेलंगाना में गारंटी फेल हुई। फेल और झूठी गारंटी ये कांग्रेस की यूएसपी है। सर, उन्होंने चैलेंज किया है शिवराज सिंह चौहान को कि एक महिला ऐसी बता दे जिनको 3,000 रुपए दिए गए हैं। 1,500 सबके खाते में है, कालांतर बढ़ेंगे। MP की बात की है। MP की बात कर रहा हूँ, 1,500 हर किसी खाते में जा रहे हैं। 5 वर्षों में उन्होंने कहा था कि हम उसको ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, तो 1,500 अभी खाते में जा रहे हैं। इंतजार करें, वो तो कुछ नहीं दे रहे हैं। एक सवाल था मेरा वक्त बोर्ड के संदर्भ में था। आपने बोला कि आने वाले संसद कृष्णा परिचय दो कृष्णा परिचय दो। हाँ, मेरा नाम कृष्णा अवस्थी है जी। न्यूज़ से हूँ मैं। जी, मेरा एक सवाल था। आपने बोला कि संसद में वक्त बोर्ड का जो बिल है पास किया जाएगा। फिलहाल जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास वो बिल है और कुछ सूचनाएं वहाँ से बुलाई जा रही है, और दोनों पक्ष के द्वारा हिंदू या जी। जो भी भाई है वो वहाँ पे अपना मत वहाँ पे दे रहे हैं। अगर वहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वो बिल नहीं हुआ, आपके फेवर में नहीं आया, क्या फिर भी उसके विरोध में आप जाके JPC कमेटी के विरोध में जाके आप उसको बिल पास कराओ? नहीं, JPC में हमारे फेवर में आने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। JPC हमेशा इस देश के नागरिकों के हितों के अनुकूल जो निर्णय होगा वही वहां आएगा। अगर वो नहीं दिया तो कैसे नहीं देगा? JPC मेंबर किसके जाता है? और वो सूचनाएं अगर ज्यादा सूचनाएं नहीं, सम्यक सूचनाएं, गलत सूचनाएं थोड़ी स्वीकारी जाती हैं। सही सूचना स्वीकारी जाएगी ना। सूचना क्या स्वीकारी जाएगी? कोई गलत सूचना देगा थोड़ा स्वीकारी जाएगी। कोई अतार्किक बात करेगा, असंवैधानिक बात करेगा, गैर कानूनी बात करेगा तो नहीं स्वीकार होगा। जो अच्छी बात करेगा, सकारात्मक होगी, कानूनी होगी, संविधान सम्मत होगी, वही स्वीकारा जाएगा। दूसरा एक सवाल तो उससे जुड़ा हुआ कि जो जमीन जो वक्फ बोर्ड ने जो अपने पास लिया है, या फिर कोई दान करता है, मुस्लिम कम्युनिटी भी उसमें कुछ दान भी करती है, तो ये इन जमीन को क्या करने वाले? देखिए, जो उनके जायज जो दान है उनका, वो उनके पास रहेगा। जो नाजायज कब्जा है छुड़ाया जाएगा। सर, निशांत राय, दूरदर्शन दिल्ली से। मेरा सवाल है कि अभी चुनाव चल रहे हैं, लेकिन महाअघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई चल रही है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस का होगा, वहीं आदित्य ठाकरे कह रहे हैं चुनाव के बाद तय किया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, सूत न कपास जुलाहू में लट्ठम लट्ठा। सरकार बनने की दूर दूर तक संभावना नहीं, और मुख्यमंत्री के लिए लाठी बांध रहे हैं। इसी को कहते हैं महामूर्ख। ठीक है सर, मेरा सवाल है सर, मेरा तिलक चंद तेलुगु ने 24 इंडिया लाइव न्यूज़। सर, आपने उद्योग के बारे में और बेरोजगारी के बारे में बोला है। इससे पहले मैंने सवाल किया था उद्योग मंत्री सावंत से
कि नागपुर में वाजा गाजा होता और यहाँ के उद्योग सब बाहर चले जाते हैं, लेकिन आप इसके बारे में क्या स्पष्टीकरण देना चाहते कौन सा उद्योग बाहर गया नागपुर से? हैं? कई उद्योग आए हैं, वाजा गाजा होता और यहाँ से उद्योग बाहर चले जाते ये महायुति के कार्यकाल में कोई नहीं गया और न जाने पाएगा। हाँ, अब उनके कार्यकाल में गया तो उसका क्या कहें, एयरबस उन्होंने भगा दिया। और सर अभी लाडली बहन का क्या है, कैसा क्या चल रहा है सर? लाडली बहन बहुत अच्छा चल रहा है योजना, बहनों से पूछिए। उसकी व्यू आ रहा है ना। ठीक है भाइयों, धन्यवाद। बेरोजगारों को 4,000 रुपये दिए जाएंगे, बेरोजगारी नहीं बढ़ रही और घर में बैठेंगे ना युवा। देखिए, बेरोजगारों को कुछ देंगे ही नहीं, उन्होंने कहीं नहीं दिया है। उन्होंने राजस्थान में कहा था हम बेरोजगारों को 4,000 देंगे, 5 साल सरकार रही, नहीं दिया। कर्नाटक में कहा देंगे, नहीं दिया। हिमाचल में कहा देंगे, नहीं दिया। तेलंगाना में कहा नहीं देंगे। उनकी सब जो है ना, वो सिर्फ बात ही रहती है, देना कुछ नहीं है। सर फिर भी बेरोजगारी की बहुत ज्यादा समस्या है, उसको हम सॉल्व कैसे? बेरोजगारी काफी कुछ नहीं थी। और आप ध्यान दीजिए कि हमारे यहाँ हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें हम स्किल सेंसस कर रहे हैं। जिसका जो कौशल होगा उसका उसके हिसाब से सेंसस करके उसको हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। ये अकेला इस तरह का किसी और का संकल्प पत्र आज तक आपने देखा नहीं होगा। धन्यवाद भाई।